गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो प्रकार है, यानी कि कृषि के प्रकार हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो हमारी जो एग्रीकल्चर यानी कृषि, उसकी जो इम्पोर्टेंस है यानी कि उसकी महत्वता के बारे में हमने बात की थी। साथ ही जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है उनके बारे में बात की थी। और हमने जो 4 प्रमुख जो कारक हैं जो हमारी जो एग्रीकल्चर को जो इफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। साथ ही हमने बात की थी डियर स्टूडेंट, देखिएगा, जो भारतीय कृषि की जो प्रमुख विशेषता है उन विशेषताओं हमने बात की थी। जो जनसंख्या की निर्भरता के बारे में, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई सुविधा का अभाव और प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, चारा फसलों की कमी, कृषि जोतों का छोटा आकार, खाद्यान्नों की प्रधानता, और हमने लास्ट इसके बारे में हमने पढ़ा था फसलों की विविधता। और हमने इसका जो लास्ट टॉपिक था जो भारतीय जो कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर है, उसकी जो मुख्य जो समस्या हैं उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बात की थी। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के प्रकारों में हम बात करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लगातार इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कृषि के प्रकार। ओके, देखिएगा ये टॉपिक है। ठीक है, देखिएगा, भारत की प्राकृतिक दशा, स्थलाकृतिक जलवायु, मिट्टी की पर्याप्त विभिन्नता के कारण भारत में कई प्रकार की कृषि की जाती है। देखिएगा, भारत के अंदर जो भी कृषि होती है वो उसके जो प्रकार है यानी कि जो उसकी दशा क्या क्या हो सकती है। देखिएगा, एक तो प्राकृतिक दशा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक की जो नेचर है उसकी दशा होनी चाहिए। साथ ही स्थलाकृति, जो इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो स्थलाकृति होती है यानी कि जो उच्चावस्था की स्थिति होती है और समतल सपाट मैदान होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि हमारे उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसमें जो वहाँ की जो उपजाऊ क्षमता है यानी कि जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता वो भी ज़्यादा है। साथ ही एक जो हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु है, जलवायु भी हमें क्या करती है डियर स्टूडेंट, प्रभावित करती है। ठीक है, देखिएगा, ये जलवायु है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जैसी जलवायु होती है वैसी ही कृषि होती है। जैसे आपको पता है कि जलवायु के आधार पर जो हमारी जो फसल है उसको रबी की फसल, खरीफ और जायद की फसल के अंदर हमने बांट रखा है। ठीक है, इसके साथ ही लास्ट इसका है जो मिट्टी की जो पर्याप्त विभिन्नता के कारण भारत के कई प्रकार की कृषि, यानी कि मिट्टी की पर्याप्तता, ओके, विभिन्नता के, जैसे जिस प्रकार मिट्टी होती है, जैसे काली मृदा है तो उसमें हमने कपास हम ले लेते हैं, जलोढ़ मृदा है तो उसमें गेहूँ, सरसों, चना, इसके बारे में हम बात करें। और जैसे अगर लवणीय जो मृदा है उसमें हमने मसालों की कृषि लेते हैं, जैसे हमारे प्रायद्वीप का जो पठार है वहाँ पर थोड़ी बहुत लवणीय मृदा है तो वहाँ में हमने जैसे मसालों की खेती बाड़ी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उसकी दशा होती है। तो इसके आधार पर हमारे भारत में जो कृषि के जो प्रकार है वो अनेक प्रकार हैं। हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिएगा, देखो, जीवन निर्वहन एवं व्यापारिक कृषि। देखिएगा, जीवन निर्वहन और व्यापारिक कृषि क्या होती है। देखिएगा, जीवन निर्वहन क्या होती है। देखिएगा, इस प्रकार की कृषि करने का तरीका परंपरागत होता है, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि का जो तरीका है, कृषि करने का जो तरीका है वो एक ट्रेडिशनल तरीका यानी कि परंपरागत होता है। ठीक है, अब देखिए, परंपरागत में क्या होता है कि हम जैविक जो खाद होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं यानी कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनका हम प्रयोग नहीं करते। साथ ही उन्नत प्रकार के जो किस्म के जो बीज होते हैं उनका भी हम प्रयोग नहीं करते। तो ऐसी जो कृषि होती है जीवन निर्वाह कृषि, इसमें हमें क्या करते हैं कि जो अपना जो परिवार फैमिली है उसे खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हम कर लेते हैं। ठीक है, और उसको ट्रेड के लिए इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं करते हैं, यानी कि उसका व्यापार करने के लिए हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो कृषि होती है तो वो जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो देखिएगा, देखते हैं इसमें, देखिएगा आगे देखते हैं। जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख जो पर्पज है, उद्देश्य है, यानी कि परिवार की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करना, यानी कि परिवार की जो खाद्यान्न की जो आवश्यकता होती है उसको ही पूरा करना होता है। ऐसी कृषि होती है जीवन निर्वाह कृषि होती है, यानी कि जीवन निर्वहन भी कह सकते हैं हम और इसका जीवन निर्वाह भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त, यानी कि इसके अतिरिक्त क्या, इसके अतिरिक्त जो उत्पादन है उत्पादन हम नहीं करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिएगा, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, पशुपालन भी निर्वहन कृषि का एक अंग होता है, यानी कि जो हम पशुपालन करते हैं वो भी एक निर्वहन कृषि का एक मुख्य अंग होता है। क्यों होता है, देखिए इसको समझिएगा। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों को लागू किया गया, यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद
बाद क्या होता है कि जो भूमि के अंदर जो सुधार, यानी जो मैंने आपको चकबंदी है ना, हदबंदी, ठीक है, भूमि की पैमाइश वगैरह मैंने आपको बताया था, तो वो होने लगे। देखिएगा 1916 के बाद हरित क्रांति एवं अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता महसूस। देखिएगा 1916 के बाद, यानी कि 1960 के बाद में आपको पता है जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी हमारे भारत में, ठीक है, यानी कि स्वामीनाथन आनंद इसके जो फादर थे, जन्मदाता थे हरित क्रांति के, ठीक है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। इसके बारे में हम एक अलग से ही वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हरित क्रांति 1966-67 यानी कि 1966 और 67 के अंदर क्या होता है कि हम हरित क्रांति हमें लागू, जो खाद्यान्न की फसल यानी कि जो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा, उसमें क्या हुआ कि सिंचाई के साधनों का बहुत बेहतरीन प्रबंधन किया गया, उसका मैनेजमेंट किया गया, उन्नत किस्म के बीज वगैरह है, कीटनाशक दवा, उसका बहुत ज़्यादा हमें प्रयोग करने लग गए, ठीक है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे 1966-67 में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उत्पादकता बढ़ी है, तो ये हरित क्रांति है, ठीक है। देखिएगा इसके पश्चात 1985 और 86 के अंदर होता है कि एक दूसरी हम हरित क्रांति हमने लागू की है। तो डियर स्टूडेंट हम आगे हम बात करेंगे। तो देखिएगा 1960 के बाद हरित क्रांति में अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता महसूस होने लग गई भारत में, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी तो उत्पादकता की हमें ज़्यादा महसूस होने लगी। तो ठीक है, हम बात करते हैं आगे। देखिएगा अगला टॉपिक है इसी के अंदर, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। देखिएगा इसमें क्या है, हम देखिएगा निर्वहन कृषि के प्रकार, हम जो अपन जीवन निर्वहन जो कृषि करते हैं उसके प्रकार भी हम बात करते हैं। देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। देखिए एक तो आदिम निर्वहन कृषि होती है और एक गहन निर्वहन कृषि होती है। क्या होती है, एक तो आपकी आदिम निर्वहन कृषि होती है, देखिएगा आदिम निर्वहन कृषि, एक गहन निर्वहन कृषि। अब इसको भी हम दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो आदिम निर्वहन कृषि होती, कृषि के दो प्रकार कौन कौन से, एक तो स्थानांतरित कृषि, जो स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि, साथ ही एक स्थायी कृषि होती है, एक जगह स्थायी रूप से रहकर कृषि करना स्थायी कृषि कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गया आदिम निर्वहन कृषि का प्रकार हो गया। इसके साथ ही हम दूसरा जो निर्वहन कृषि का प्रकार है वह गहन निर्वहन कृषि है। देखिए गहन निर्वहन कृषि क्या होती है, यानी कि आपको पता है धीरे धीरे जो भूमि के जोत है वो कम होते जा रहे हैं। कम होने का रीज़न यही है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जो जोत है यानी कि जो खेत है, भूमि है, वो घट रही है। तो कम भूमि पर ज़्यादा पैदावार करना, ज़्यादा प्रोडक्शन करना, उसमें हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्म के बीज वगैरह हम प्रयोग करते हैं, साथ ही हम जो सिंचाई का अच्छा मैनेजमेंट हम करते हैं। तो उससे क्या होता है, कम भूमि पर अधिक प्रोडक्शन लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। देखिए आज वर्तमान अगर देखें तो हम सभी जो किसान लोग हैं, हम सभी क्या करते हैं, हम गहन निर्वहन कृषि करते हैं, ठीक है। तो कम भूमि पर ज़्यादा प्रोडक्शन लेना ही क्या कहलाता है, गहन निर्वहन कृषि कहलाता है। अब देखिए इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो चावल प्रधान कृषि होती है और एक होती है आपका गेहूं प्रधान कृषि होती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आप इसके लगातार नोट्स बनाएगा और साथ साथ जो भी नोट्स हैं आप इस जो ग्रुप अपना है वहाँ पर उसको अपलोड भी कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको इसके जो आपके नोट्स हैं उनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चेक कर सकता हूँ। ओके, हम बात करते हैं आगे की। देखिएगा अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आदिम निर्वहन कृषि की हम बात करते हैं। तो आपको पता है आदिम जो निर्वहन कृषि होती है उसको दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक तो स्थानांतरित कृषि और एक हम स्थायी कृषि, ठीक है। तो दो भाग हो गए इसके, स्थानांतरित कृषि और एक स्थायी कृषि हो गई। हम सबसे पहले स्थानांतरित कृषि की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा अब इसको हम एक इजी वे में समझते हैं। देखिएगा स्थानांतरित कृषि क्या होती है, देखिएगा आदिम जो स्थानांतरित कृषि होती है अधिकांश जो ट्राइबल्स जो एरिया होता है, यानी कि जो जनजातीय जो क्षेत्र होता है, जैसे अगर हम भारत के उत्तर और पूर्व की बात करें और राजस्थान के दक्षिणी पूर्व की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, जो आदिवासी जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक खेत यहाँ है, यहाँ पे पेड़ पौधों को काटते हैं और उनको सुखा लेते हैं, और सुखाने के पश्चात क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, सुखाने के पास इसमें क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर 3 से 4 साल तक यहाँ पर खेती करते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस जो यहाँ पर जो ये भूमि है, ये इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। उपजाऊ क्षमता कम होने के बाद में फिर क्या करते हैं, ऐसे ही कृषि कहते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं और दूसरे स्थान पर के पेड़ों को काटते हैं, फिर उनको सुखाते हैं और उनको जलाते हैं। जलाने के पश्चात वहाँ इसी में जो बची जो राख है उसको भूमि में फैलाते हैं और वहाँ पर भी 3-4 साल तक खेती बाड़ी करते, कृषि करते। तो फिर यहाँ
यहाँ पे भी क्या होता है, 3 से 4 साल तक कृषि करते, फिर दूसरी जगह जाते, तीसरी जगह जाते, वैसे ही कृषि करते। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इस प्रकार की कृषि अधिकांश आदिम जनजाति, मैंने बताया जनजाति क्षेत्रों के द्वारा की जाती है। इसमें वनों को जलाकर भूमि को साफ करके 2 से 3 साल तक, आपको पता है 2 से 3 साल या 3 से 4 साल तक वर्षों तक फसल उगाई जाती है। और भूमि की उर्वरकता नष्ट होने तक, वहाँ पर क्या नष्ट होने के पश्चात क्या है, उसको, इस भूमि को क्या कर देते हैं, पड़ती छोड़ देते हैं, यानी कि इसको ऐसे ही पड़ती छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पर किसी दूसरे स्थान पर जाकर इस प्रकार की कृषि करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जैसे जाते हैं, वनों को काटते हैं, उनको सुखाते हैं, उनमें जलाते हैं, उनकी राख को जमीन में बिछाते हैं, फिर वहाँ पर 2 से 3 से 4 साल तक कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि को डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, सॉरी, स्थानांतर कृषि कहते हैं। तो आई होप आपको बातें ये समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, आपको पता है कि भारत के अंदर कई जो 28 जो स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है, इसके अलावा हमारे जो कंट्री है, अनेक कंट्री है, वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमारे राजस्थान की हम बात कर लें तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को बत्रा, आपको पता है वालरा बत्रा भी कहते हैं ना। तो ऐसे ही विभिन्न हमारे जो देश हैं उनमें और हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। और हमारे स्टेट जो जितने भी स्टेट है 28 है, वहाँ पर भी इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। देखिएगा, अब इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिएगा, मैप बना देते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम मैप बनाते हैं इंडिया का। देखिएगा, ये ऐसा मैप है, ओके। देखिएगा, फिर हम इसको आपको बताएंगे। ये हमारा राजस्थान है, ये गुजरात हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये आपका बांग्लादेश हो गया और ये आपका हो गया इंडिया पूरा, ठीक है। अच्छा बना है ना, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले झूमिंग, यानी कि स्थानांतर कृषि है, उसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, झूमिंग कृषि कहाँ कहते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस झूमिंग कृषि कहाँ कहते हैं इसको, आपको पता है ये उत्तर है, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, उत्तर है। ये आपका सॉरी, ये आपका नॉर्थ है, सॉरी, ठीक है। और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, और ये आपका नीचे क्या है, ये आपका साउथ है, ठीक है। तो देखिएगा, ये उत्तर और पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में इस जो स्थानांतर कृषि है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस कृषि को हम क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। किसको, स्थानांतर कृषि को। अब बात आती है आपकी जो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, वहाँ पर इस कृषि को वेबर कहते हैं। तो आपको शायद अगर मैप का नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं। देखिएगा, आपका मध्य प्रदेश ये है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है और यह आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस कृषि को वेबर बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगला जो स्टेट है, वो आपको पता है आंध्र प्रदेश है। देखिएगा, आंध्रा ये है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इस कृषि को पोर्डू कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्डू कहते हैं। इसके साथ ही अगला जो स्टेट है उसमें जैसे आपको केरला है, केरला में इसको पोनम कहते हैं। क्या है, ये पोनम कहते हैं। ये आपका केरला है तो इसमें इसको पोनम कहते हैं। साथ ही हम देखें दक्षिणी भारत है, देखिएगा, जो दक्षिणी जो हमारा जो प्रायद्वीप का पठार है उसको छिपा या उसको वेंडा भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपको पता है जो ये जो एक तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। देखिएगा, ये जो वेस्टर्न घाट है, देखा आपको पता है ये वेस्टर्न जो अरब सागर है, यानी कि जो अरेबियन सी है, वहाँ पर इस वेस्टर्न घाट पर इसको कुमारी कहते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। देखिएगा, यह आपका वेस्टर्न जो घाट है इसको हम यहाँ पर कुमारी कहते हैं, ठीक है। साथ ही देखते हैं जैसे हिमालय है, आपको हिमालय वाला जो मैंने आपको बताया था ये तो पूर्वी से है और ये हिमालय है। यहाँ पर इस कृषि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। और राजस्थान के अंदर डियर स्टूडेंट इसको हम कहते हैं वालरा भी कहते हैं, इसको बत्रा भी कहते हैं, इसको दजिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो ये तो हमारे इंडिया के अंदर इस कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं, किसको, स्थानांतरण कृषि को। अब देखिएगा, इसके अलावा अगर हम देखें जो विभिन्न देश हैं उन देशों की अगर बात करें तो देखिएगा, इसमें आप देखते हैं तो आपको पता है जैसे वियतनाम और लाओस में इसको रे बोलते हैं। इसके साथ ही जो आपके
जो मालागासी उसको टावी कहते हैं, कांगो यानी कांगो है उसको मसोले कहते हैं। साथ ही भूमध्य सागर अफ्रीकी जो देश है वहाँ पर इसको फेलो कहते हैं। साथ ही पश्चिमी अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका में इसको लोगन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगन कहते हैं। ओके, इसके साथ ही देखिएगा वेनेजुएला में इसको कोनोको कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं। इसके अलावा फिलीपींस में केनिंग कहते हैं, और म्यांमार में इसको तुंगिया कहते हैं, श्रीलंका में इसको चाइना कहते हैं, और जावा और मलेशिया जो हमारे जो द्वीपीय देश है उसमें उसको लद्दाख कहते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हमारे वर्ल्ड की बात होगी। तो हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी, हमारे भारत के अंदर जो भी जितने भी स्टेट हैं उनको अलग अलग नामों से इसको स्थानांतरण कृषि को अलग अलग नाम है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिएगा झूमिंग कृषि, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, मध्य प्रदेश और मध्य जो छत्तीसगढ़ उसको हम बोलते हैं वेबर बोलते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको पोंडो बोलते हैं, केरला में इसको पोनम बोलते हैं, और पश्चिमी जो भाग है, सॉरी दक्षिणी भाग है उसको पेंडा या उसको छिम्पा बोलते हैं। और पश्चिमी जो घाट है, वेस्टर्न घाट है, उसको कुमारी बोलते हैं। साथ ही हिमालय में खिल बोलते हैं, और उसको राजस्थान में उसको क्या बोलते हैं? वालरा बोलते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही है। ओके, हम बात करते हैं आगे। देखिएगा अगला टॉपिक इसके अंदर देखते हैं। अब देखिएगा स्थायी कृषि। देखिए स्थायी कृषि क्या होती है, यानी कि स्थायी कृषि का जो एक जगह रहकर ही हम कृषि करते हैं उसको स्थायी कृषि कहते हैं। देखिएगा अब ये कैसा हुआ है, क्यों हुआ है, उसको हम देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं स्थायी कृषि की बात करते हैं। देखिएगा ऐसे क्षेत्र जहां कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने से स्थानांतरित कृषि का स्थान किस में रूप हो गया? स्थायी कृषि में। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि की महत्वता बढ़ने लग गई है, और वहां पर जो लोग हैं अपनी भूमि पर अपना अधिकार जताने लगे हैं, तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि किस में कन्वर्ट हो गई? सॉरी, स्थायी कृषि में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता बढ़ने लगी है, और भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खाद का प्रयोग है। अब देखिएगा जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम किसका जैविक खाद का प्रयोग करने लगे। देखिएगा आज वर्तमान में देखें तो हमारा एक ऐसा स्टेट है जो जिसमें पूर्णतः जैविक कृषि होती है, जो आपको मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो वो आपका सिक्किम है। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो पूर्णतः जैविक खाद से प्रयोग करके कृषि किस राज्य में की जाती है? आपका सिक्किम में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? सिक्किम के अंदर की जाती है। ओके, हम बात करते हैं आगे। देखिएगा भारत में इसी प्रकार की कृषि का प्रचलन कहाँ? मध्य हिमालय और प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों में किया जाता है। यानी कि जो स्थायी कृषि होती है जो आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में करते हैं। साथ ही सॉरी गले में प्रॉब्लम हो रही है सॉरी। तो इसको हम मध्य हिमालय है, प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर भी कैसी यानी कि जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है वहाँ पर भी स्थायी कृषि होती है। वहाँ तो मोस्टली मसालों की खेती होती है। ठीक है, तो वो तो हम आगे बात करेंगे, इसके अंदर इसी में करेंगे। तो ये तो हो गया आपका स्थायी कृषि। अब देखिए मैंने बताया था स्थायी कृषि में, अब इसका जो दूसरा भाग मैंने बताया था ये तो हो गया आपका जो जीवन निर्वहन कृषि। अब देखिए गहन निर्वहन कृषि के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे, जो कौन कौन से? आपका चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, और एक थे आपकी गेहूं प्रधान गहन निर्वहन कृषि। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं गहन निर्वहन कृषि की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए गहन निर्वहन कृषि क्या होते हैं। देखिएगा गहन निर्वहन कृषि छोटे भूभागों पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो गया। ठीक है, यानी जो छोटे भूखंड होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का दबाव हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया था भूखंडों पर अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि की जाती है, और गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। देखिएगा मैंने आपको फिर से एक इजी वे में देखिएगा, जैसे मान लेते हैं जो भूमि है उस पर जनसंख्या का दबाव हो गया, और दबाव होने से जो भूमि के जोत है वो घट गए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि अधिक पैदावार करने के लिए हम क्या करेंगे? कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, उन्नत किस्म की जो बीज होते हैं उनका प्रयोग करेंगे, और अच्छा जो सिंचाई का मैनेजमेंट कर लेंगे। तो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा ले लिया, तो छोटे भूभागों पर ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, उत्पादकता बढ़ाना, वो आपका क्या कहलाता है? गहन निर्वहन कृषि कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि भारत के उत्तर का विशाल मैदान में, यानी मैदान तथा तटीय मैदान में होता है। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार की कैसी कृषि यानी गहन निर्वहन कृषि होती है आपके उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, और साथ ही जो तटीय मैदान है उनके बारे में हम
उनके वहाँ पर तटीय मैदानों के अंदर भी किए, जैसे आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, ठीक है, वहाँ पर भी हम गहन निवन कृषि करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी गहन निवन की कृषि की जो डेफिनेशन है उसके बारे में। और अब हम बात करते हैं कि जो फसल प्रधानता के आधार पर इस कृषि को कृषि को गहन निवन कृषि को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए कि कौन कौन से भाग हैं उसको समझिएगा। एक है चावल प्रधान गहन निवन कृषि। देखिए चावल प्रधान गहन निवन जो कृषि होती है उसकी जो इस कृषि के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा वहाँ जहाँ पर 100 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गहन निवन कृषि कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही मृदा कैसी होनी चाहिए, जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। अब देखिएगा चावल प्रधान गहन निवन कृषि कौन कौन से हमारे स्टेट है वहाँ पर होती है, आपको पता है एक ही वेस्ट बंगाल में होती है। ओके, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर पूर्वी प्रदेश है, तटीय मैदान है, वहाँ पर क्या होता है आपकी चावल प्रधान कृषि होती है। तो ये बात। अब देखते हैं सॉरी, देखिएगा सेकंड है आपका गहन निवन कृषि का प्रकार है वो है गेहूं प्रधान गहन निवन कृषि। देखिएगा यह कृषि पंजाब के अंदर होती है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और प्रायद्वीप का जो पठारी भाग है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि होती है, गेहूँ प्रधान कृषि होती है। और इन प्रदेशों में वर्षा की कमी के कारण चावल की कृषि के स्थान पर गेहूं की खेती ली जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी वर्षा कम मात्रा में होती है तो वहाँ पर हम गेहूं की फसल हम लेते हैं, ठीक है, गेहूं की खेती हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जिससे जहाँ पर ज़्यादा क्या होता है जैसे 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पर चावल की खेती लेते हैं और 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर हम गेहूं की खेती लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा हम जो अपना जो इंडियन ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पर भी हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं और इसको हम थोड़ा डीप जाके इसको हम पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पे पढ़िएगा। अगर आपको और भी डीप पढ़ना है तो आप जो अपने इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप अलग से प्लेलिस्ट बना रखिए, तो वो अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो वहाँ पर आप जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक होता है। अब इसके अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी करवाएंगे, तो आप लगातार इसके नोट्स बनाएगा और जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है उसके आप इसके क्वेश्चंस को हल कीजिएगा। साथ ही आप जो भी वर्क कर रहे हो डियर स्टूडेंट, आप वर्क करने के पश्चात या नोट्स बनाने के पश्चात या आपका क्वेश्चंस के आंसर आपने कर लिया है तो प्लीज़ आप सभी क्या करेंगे, इस अपने जो ग्रुप है वहाँ पर आप इसको सेंड कीजिएगा ताकि आपका जो भी होमवर्क है वो मैं आपको अच्छी तरीके से मैं चेक करूँ, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।